जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 6 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? देखो, अपवर्तक को ही गुणनखंड कहते हैं। हम आगे से इस शब्द को हमने पहचान लिया, इसे क्या कहते हैं, आगे से हम गुणनखंड ही कहेंगे, क्योंकि आगे की जितनी भी क्लास है उनमें गुणनखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो अपवर्तक को क्या कहते हैं? गुणनखंड। इसे अंग्रेजी में फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे होते हैं वो करके हम दिखाते हैं। ठीक है, कोई परिभाषा लिखने को नहीं आती है, समझना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है। जैसे दो है, अब दो के फैक्टर क्या होंगे? दो के फैक्टर क्या होंगे? दो को कितनी बार काटा जा सकता है? देखो, एक तो एक से काटा जाएगा। ठीक है, अगर दो के नीचे अगर हम एक लिख दें तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, या दो के नीचे दो लिख दें तो दो से दो कट जाएगा। तो ये है इसके फैक्टर। ठीक, तो इसका फैक्टर क्या है? एक है और दो। ठीक, ये तो है दो के फैक्टर। अब है छह के फैक्टर क्या होंगे? छह के फैक्टर क्या होंगे? देखो, छह को एक तो एक से काटा जा सकता है, फिर दो तीन छह, दो से भी काट सकता है, फिर तीन दूनी छह, तीन से भी काटा जा सकता है, फिर चार है नहीं है, पांच है नहीं है, फिर छह। ठीक है, फिर 15 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 15 देखो, एक तो एक होगा, एक दो से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तीन से, तीन पंजे 15 कट जाएगा। ठीक है, एक पांच तीन 15, तीन से भी कट जाएगा, और पांच तीन 15 तो पांच से भी कट जाएगा। उसके बाद कौन से फैक्टर्स के पूरा पूरा कट जाए? फिर है 15, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। 69 का कौन कौन से फैक्टर है? देखो, एक तो है ही, एक तो कॉमन है, एक तो सभी का गुणनखंड है, ये फैक्टर है। एक तो एक से काट सकते हैं, फिर दो से काट सकते हैं, नहीं, तीन से, तीन दूनी छः और तीन तीन 9, तीन से भी काट सकते हैं। ठीक, चार से काट सकते हैं, नहीं, छः से काट सकते हैं, नहीं, सात से काट सकते हैं, नहीं, आठ से काट सकते हैं, नहीं, नहीं काट सकते ना। फिर इसका क्या होगा? देखो, फिर क्या होगा 69 का? 8 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, और 23, 23 तीन 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 9 और तीन दूनी 6, एक तो 23 है। ठीक, 23 है। उसके बाद कौन सा है इसका? इसके बाद कौन सा है? इसके बाद कौन सा है? उसके बाद है सीधा 69। ठीक है, इतने फैक्टर हैं इसके। देखिए, फिर 84 का देखेंगे। 84 के गुणनखंड करेंगे तो उसमें भी एक तो सबका होगा, फिर दो होगा इसमें, फिर तीन भी होगा, क्यों? तीन दूनी 6 और तीन अट्ठे 24, चार भी होगा, चार दूनी 8। जिस संख्या से ही कट जा रहा है वो इसके फैक्टर हैं। चार भी है, छः है क्या? छः एकम 6 और 6 चौक 24, यानी कि 6 भी है, 7 भी है। कैसे? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पूरे कट रहे हैं। फिर 7 के बाद 12 है, 12 के बाद 14 है, 14 छक 84। उसके बाद 14 के बाद जो है वो है 21। 21 कैसे? 21 चौक 84, चार एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, इक्कीस चौक 84। ठीक है, उसके बाद कौन सा है इसका? देखो काट के, तीन 28, तीन अट्ठे 24 और तीन दूनी 6, 2 8, यानी कि 28 है। फिर इसका एक है 28। ठीक है, एक तो 28 है। उसके बाद है
42। कैसे, देखो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 यानी 84 हो रहे हैं। इस 84 को 42 से पूरा पूरा काट देंगे, 42 दूनी 84, ठीक है। देख तो 42 हो रहा है, 42 के बाद फिर 84, ठीक है। इतने इसके फैक्टर हैं, है ना। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, देखो एक तो सभी संख्याओं का अपवर्तक, यानी कि अपवर्तक है या गुणनखंड है या फैक्टर है, एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। और कोई भी संख्या जो स्वयं की, जैसे इसकी 2 है, इसका 6 है, 15 है, 69 है और 84 है, स्वयं जो होती है वो स्वयं, कोई भी संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है, गुणनखंड होती है, ठीक है। और ये देखो गुणनखंडों की संख्या सीमित है, तो क्या निष्कर्ष मिला, गुणनखंडों की संख्या सीमित होगी, अनंत नहीं होगी, अपरिमित नहीं होगी, सीमित होगी। दूसरा, जो फैक्टर है, जो गुणनखंड है, या तो उस संख्या से छोटा होगा या इसके बराबर होगा। प्रत्येक फैक्टर उस संख्या से छोटा या बराबर होगा, लेकिन अधिक नहीं होगा, ठीक है। ये इसके इतने निष्कर्ष निकले हैं, इनको याद रखना, ठीक। देखो अगला टॉपिक जो है वो है अपवर्त। इसको गुणज भी कहते हैं, अंग्रेजी में से मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल। जैसे 1 का मल्टीपल क्या है, 1, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। कैसे, 2 कैसे है, 2 गुणा 1, 3 कैसे है, 3 कैसे है, 1 गुणा 3, 4 कैसे है, 4 1 गुणा 4, यानी कि इसके गुणन में हो, गुणा में हो। 2 का गुणज क्या है, 2 का, जैसे पढ़ा पढ़ दिया, 2 का गुणज है 4, 6, 8, 10, ऐसे ही जो 2 के गुणा में हो। जैसे इसको कैसे लिखते हैं, 2 गुणा 2, इसको कैसे लिखते हैं, 2 गुणा 3, इसको कैसे लिखते हैं, 2 गुणा 4, इसको कैसे ले सकते हैं, 2 गुणा 5, यानी जो 2 के गुणज में हो, ऐसे होते हैं। जैसे 3 का गुणज क्या है, 3 का गुणज होता है 6, ठीक है, 6 होता है, 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 5 15, ऐसे ही। ये कैसे होगा, 3 गुणा 2, ठीक है। 3 का, देखो 3 तो स्वयं का तो होता ही है, 3 भी होगा, यहाँ पर 2 भी होगा, यहाँ पर 1 भी होगा। जैसे 3 कैसे होगा, 3 गुणा 1, स्वयं का तो होता ही है, तो उससे मतलब नहीं है, स्वयं तो है ही सही, ठीक है, स्वयं तो है ही। और इसमें 3 गुणा 2, जैसे यहाँ पर 3 होता तो 3 गुणा 1, 2 है तो 2 गुणा 1, ठीक है, स्वयं तो है ही सही, उसमें कोई वो नहीं है। और यहाँ पर 3 गुणा 3, यहाँ पर 3 गुणा 4, यहाँ पर 3 गुणा 5, ये होते हैं गुणज, ऐसे होते हैं गुणज, ठीक है। तो गुणज क्या होते हैं आपको पता चल गया, बस इतना ही जानना था। इसमें कुछ चीज लिखनी वो लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये समझ आ गया गुणज। तो गुणज क्या होता है, एक तो ये है कि कोई भी गुणज है या अपवर्त है वो स्वयं का भी गुणज होता है, ठीक है। और सारे जो गुणज होते हैं तो उसके बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं, ठीक है। 2 है इसके बराबर या तो इससे बड़े हैं। गुणजों की संख्या अपरिमित है, कितने भी होते चले जाते हैं। उनको कैसे प्राप्त करते हैं, 1 2 3 4 5 से गुणा करने से प्राप्त होते हैं ये, ठीक है। अगला टॉपिक है संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर। वो क्या होती हैं, वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों यानी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो, उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। सभी गुणनखंड, जैसे 6 है, 6 के सभी गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 1 है, 1 2 है जो इससे कट रहे हैं, तो 3 6, 1 क्या है 3, 3 दूनी 6, 1 क्या है स्वयं 6। अब इन सभी संख्या को जोड़ लो, 1 + 2 + 3 + 6,
तो 6 3 9 2 11 1 12 12 हो गया। इस संख्या उस संख्या का दुगना हो, दुगना बेटा ये क्या परफेक्ट नंबर है। 6 क्या परफेक्ट नंबर है। एक 28 भी परफेक्ट नंबर है। कैसे देखिए, इससे सभी गुणनखंड देखिए, 1 है, ठीक है, 2 भी है, 3 नहीं है, 4 है, 7 है, ठीक है, और फिर 14 भी है, 14 दूनी 28, फिर स्वयं 28। अब इनको ऐड कर लो, इन सभी संख्याओं को ऐड कर लो। कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, इनको ऐड करो। देखो 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56। इसका ठीक दुगना है नहीं, ठीक दुगना हो तो परफेक्ट नंबर होती है। ऐसी और भी संख्या होती हैं जिनकी फैक्टर करोगे, उनके फैक्टर का योग करोगे, वो ठीक उस संख्या का दुगना हो, वो परफेक्ट नंबर कहलाती है। ऐसी संख्या होती है। अब कभी कोई किसी क्वेश्चन पूछना जाए कि कौन कौन से इनमें परफेक्ट नंबर है, तो उनकी आप क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। सबसे पहले जितने गुणनखंड आएंगे उन सबको जोड़ोगे। अगर उनका जोड़ उस संख्या से दुगना आ जा रहा है तो क्या है, वो परफेक्ट नंबर है। ठीक दुगना नहीं आ रहा है, दुगने से अधिक आ रहा है, दुगने से ठीक तो या तो अधिक आ रहा है या तो कम आ रहा है, तो वो परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक दुगना होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज क्लास इतनी छोटी रखते हैं, ठीक है। बाकी अगली क्लास में करें, देखने कितनी बड़ी क्लास हो गई। जब ये जो क्लास है वो इतनी ही बड़ी रखते हैं, आगे का अगली क्लास में सीखेंगे। अब इसमें आप होमवर्क नोट कर लो। होमवर्क है अभ्यास या एक्सरसाइज, कौन सी है, 10A। ठीक, किताब कौन सी है, जो सरकारी स्कूल में चलती है। विशेषकर कौन, उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल में चलते हैं, ठीक है। इस किताब की एक्सरसाइज 10A आपको होमवर्क में करके लानी है। आगे का अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद।